हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं, जनजातीय समाजों में इनके प्रकारों तथा महत्व की चर्चा करें। नातेदारी पर एक निबंध लिखें, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के हम लोग ये देखेंगे, नातेदारी का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, इसका प्रकार देखेंगे और महत्व देखेंगे। अगर नातेदारी से क्वेश्चन आएगा तो बस यही पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, या तो फिर इसका प्रकार पूछ लेगा, महत्व पूछ लेगा, या तो नातेदारी पर एक निबंध लिखेगा। सब कुछ पूछेगा, आंसर आपको सेम डालना है। ठीक है, तो ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैं वीडियो अभी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो बहुत अच्छे से देख लो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप लोग देख लो। इतना सारा पॉइंट हम बताएं, उनमें से जो जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो आप लोग एग्जाम में डाल देना। ठीक है, कोई ज़रूर नहीं कि जो पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा उस पॉइंट पे आप लोग लगे हो, नहीं, उसको छोड़ो, जो समझ आ रहा उस पे जाओ आप लोग। ठीक है, और आप लोग एग्जाम में लिख करके आओ। नातेदारी का अर्थ, नातेदारी से अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नातेदारी का मतलब होता है संबंध। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि नातेदारी होता क्या है। नातेदारी का मतलब होता है संबंध। संबंध मतलब रिश्तेदारी, इसका दूसरा भाषा क्या है, रिश्तेदारी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नातेदारी क्या है। ठीक है, आप लोग का रिश्ता होगा, मामा घर, मामी घर, चाचा चाची, भाई बहन घर, फुआ घर, ये सब चीज़ आपका क्या है, रिश्तेदारी है, संबंध वाले, परिवार वाले लोग हैं। तो इसी को हम लोग नातेदारी भी बोलते हैं। रिश्तेदार समझो चाहे नातेदार बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो नातेदारी का अर्थ क्या होता है। देखो, नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। देखो, नातेदारी व्यवस्था का निर्माण कौन करते हैं, तो दो प्रकार का, या तो विवाह या तो रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विवाह और रक्त संबंधों के आधार पर ही जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी व्यवस्था का निर्माण कैसे करती है। तो देखो, विवाह होता है, आप एक लड़का होंगे या तो लड़की होंगे। ठीक है, आप विवाह करेंगे, अभी आप एक तरह से मतलब एक अकेला लड़का है, ठीक है, परिवार का, और तो अकेले लड़की हैं, आप विवाह करेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे सास मिल जाएगी। फिर ऐसा नहीं कि जब विवाह होता है ना तो सिर्फ लड़का और लड़की का ही परिवार बनता है, पति पत्नी का नहीं, उसके साथ कई हजारों परिवार भी बन जाता है। सास ससुर का बन जाता है, ठीक है, दामाद का बन जाता है, बहू का बन जाता है, साली का बन जाता है, दामाद का बन जाता है, अनेकों प्रकार का क्या होता है, रिश्तेदार बन जाता है। तो विवाह से भी रिश्तेदार बनता है और रक्त संबंधों से भी बनता है। रक्त संबंध जो अपना खून का, जैसे मम्मी पापा से उनका बच्चे, उनका नाती पोता, ठीक है, उनका बेटी हो गया, ठीक है, मौसा मौसी हो गया, ये सब चीज़ अपना रक्त संबंध, अपना खून का संबंध है। तो दो प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, नातेदारी बनते हैं, एक विवाह से और एक रक्त संबंध से। अब विवाह ही हमारा खून का रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि जिस पत्नी को हम लाते हैं वो हमारा खून का नहीं होता है। ठीक है, फिर वो हमारे बच्चे होंगे तो वो हमारे खून के होते हैं। तो दो प्रकार के रिश्तेदार बनते हैं, विवाह मतलब जो रिश्तेदार बन जाता है बट वो हमारा खून का नहीं होता है, और दूसरा रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदारी की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो ये दो प्रकार की वजह से हमें नातेदारी का निर्माण होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि विवाह और परिवार के आधार पर, विवाह और परिवार के आधार पर, विवाह हो गया आपका और परिवार का मतलब वही हो गया खून वाला रिश्ता, विवाह बिना खून वाला रिश्ता, और परिवार का मतलब वही हो गया खून वाला रिश्ता के आधार पर मनुष्यों के सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को नातेदारी ही कहते हैं। ठीक है, मतलब विवाह और परिवार के आधार पर जो मनुष्यों के सामाजिक संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ जो संबंध जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग नातेदारी कहते हैं। और इस संबंध को मान्यता कौन देता है, समाज देता है। ठीक है, कि आपका ये नातेदारी है, हमारा मामा मामी है, चाचा चाची है, भाई बहन है, ये हमारा नातेदारी है। इसका जो संबंध है, इसका मान्यता कौन देता है, समाज देता है। ये हम लोग ऊपर से ही नहीं आए थे कि इसको दादा बोलना है, इसका चाची बोलना है, इसका मामा बोलना है, ऐसा नहीं, ये हमें समाज देता है इसकी मान्यता। रिश्तेदार का मान्यता कौन देता है, समाज देता है। ठीक है, नातेदारी शब्द के कई अर्थ हैं। हमारे नातेदार दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वो जो हमसे रक्त द्वारा जुड़े हुए होते हैं, दूसरे प्रकार के नातेदारी वह जो विवाह से जुड़े हुए थे, वही बात जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इन्हें हम विवाह संबंधित नातेदारी कहते हैं। तो ये चीज़ें छोड़ो, ये चीज़ों के बारे में आपको मैंने ऊपर भी बता दिया है, तो इसी चीज़ों को घुरा घुरा करके हमें बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं नातेदारी की परिभाषा। परिभाषा मैंने यहाँ पे बता दिया। बहुत लोगों को परिभाषा डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये कुछ विद्वानों द्वारा दिया गया बातें होता है, तो ये बातों को हम खुद बताएंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो विद्वान दिए हैं। हम इसमें तो चेंजिंग कर नहीं पाएंगे, अगर करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये देख लो, अगर आपके पास समय है तो इसका विद्वान वाला देख लो,
कि इसके विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषा दी। अगर नहीं आपके पास समय है तो ये विद्वान की परिभाषा ला छोड़ो और आगे बढ़ो और इसका प्रकार और इनकी जो महत्व उसको देख लो, ठीक है। मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार इसने जो ये शास्त्री थी उसने क्या कहा, इसने कहा कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों को गिना जा सकता है जो अनुमानित रक्त संबंधों पर आधारित होती है। मतलब इनका ये कहना है कि नातेदारी के आधार पर हम उन संबंधों को गिन सकते हैं जो ओनली फॉर केवल और केवल रक्त संबंधों पर आधारित होता है। इनका कहना विवाह वाला नहीं है, सिर्फ इनका कहना है कि जो रक्त संबंध पर आधारित है वही हमारा नातेदारी कहलाएगा, बाकी विवाह वगैरह पर जो संबंध होते हैं वो हमारा नातेदारी के अंदर नहीं आएंगे, ये कहना है इनका। दूसरा देखते हैं रेड क्लिफ के ब्राउन के अनुसार, ठीक है। इसका कहना है कि नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देती है। मतलब इसका कहना है कि नातेदारी प्रथा जो है ना वो व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका फैमिली वाले जब आपको स्थिति खराब होता है तो आपको सहयोग देते हैं, चाहे वो आपको विवाह वाले घर के हों चाहे अपना खून का रिश्ता हो, लेकिन सहयोग जरूर करते हैं। तो ये कहना है रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार कि जो हमें सहयोग करने की प्रेरणा देता है ना वही हमारा नातेदारी है, जो कि बिल्कुल सत्य है, ठीक है। हमें वो सहयोग करते हैं, हमारे कुछ स्थिति खराब होता है तो हमारे परिवार वाले, हमारे संबंध वाले, हमारे रिश्तेदार वाले ही सहयोग करते हैं और उसी को हम लोग नातेदारी भी बोलते हैं। एक और विद्वान है जिसका नाम है रिवर्स के अनुसार, ठीक है। तो ये रिवर्स ने क्या कहा, इसने कहा कि नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशवादियों के माध्यम से निर्धारित एवं वर्णित की जा सकती है, ठीक है। तो छोड़ो, आप लोग को मैंने 2 पॉइंट बता दिया, अगर ये दोनों याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। ये तीसरा आप लोग छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं जल्दी छोड़ करके मैं बहुत अच्छे लंबे वीडियो बना करके मैं आपको जल्दी समझाऊं, ठीक है। ऐसा नहीं पॉसिबल है, मैं प्रयास करूँ कि बहुत जल्द में बहुत ही कम टाइम में इसको ख़त्म करूँ। नातेदारी के प्रकार, नातेदारी के प्रकारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। नातेदारी के प्रकार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला विवाह संबंधित नातेदारी, पहला क्या है, विवाह संबंधित नातेदारी, यानी कि इसमें वो नातेदारी वो रिश्तेदार बनेंगे जो विवाह से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो विवाह संबंधित नातेदारी के अंतर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा संबंध पति पत्नी ही आते हैं। देखो, जब विवाह होता है तो ऐसा नहीं कि वो संबंध के अंदर सिर्फ पति पत्नी ही होते हैं, नहीं, बल्कि इन दोनों परिवारों के अन्य संबंध भी आ जाते हैं। जब एक व्यक्ति विवाह करता है तो उससे संभवतः यह पता चल जाता है कि वह विवाह नामक संस्था ने न केवल 2 स्त्री पुरुषों के बीच संबंध स्थापित किया, बल्कि इन दोनों से संबंधित अन्य व्यक्ति एक दूसरे से संबंध हो जाते हैं। देखो, विवाह संबंधित नातेदार का मतलब हो गया कि जब विवाह होता है ना तो सिर्फ लड़का लड़की ही एक दूसरे को संबंध नहीं बनता लड़का लड़की में कि लड़का हो गया उसका पति और लड़की हो गया उसका पत्नी, नहीं। इसके साथ साथ कई, मैंने आपको इसके पहले बताया, हजारों संबंध बनता है। उसी टाइम सास ससुर का संबंध नहीं बनता है, उसी टाइम साला साली का भी बनता है, दामाद का भी बनता है, बहनोई का भी बनता है, अनेक प्रकार का संबंध बनता है, ठीक है। उदाहरण, विवाह के पश्चात एक पुरुष केवल एक पति ही नहीं बनता, बल्कि बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, नंदोई, मौसा, साड़ू आदि भी बन जाते हैं। इस प्रकार की एक स्त्री भी विवाह के पश्चात पत्नी बनने के अलावा पुत्र, वधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी आदि भी बन जाते हैं। बात सही है। इसमें से प्रत्येक संबंध के आधार पर 2 व्यक्ति हैं, जैसे साला बहनोई, सास दामाद, साली जीजा, देवर भाभी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है, पति पत्नी, सास वधू आदि। इस प्रकार से विवाह द्वारा समस्त संबंधियों तथा नातेदारियों को विवाह संबंधित कहते हैं, ठीक है। ये विवाह से संबंधित नातेदारी होती है जो विवाह के कर्म में जुड़ता है संबंध, ठीक है। दूसरा, रक्त संबंधित नातेदारी, ये रक्त के द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो यह नातेदारी व्यवस्था का वह प्रकार है जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। रक्त संबंधित नातेदारी समान के रक्त के आधार पर ही निर्माण होती है, ठीक है। एक प्रकार से माता पिता तथा उसके पुत्र और पुत्रियों के समान रक्त प्रवाहित होता है। माता पिता के रिश्ता पति पत्नी का ही नहीं होता है, वे प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से भी संबंधित होते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे उनके रक्त से जुड़े होते हैं। भाई बहन, पुत्र पुत्री, पुत्री रक्त संबंधी नातेदारी माने जाएंगे। मतलब ये होता है कि जब हमारे मम्मी पापा होते हैं तो इससे जितने सारे हमारे बच्चे होते हैं उसका फिर जो बच्चे होते हैं, भाई बहन हो गया, हमारा पुत्र पुत्री हो गया, ये सब चीज़ें सब एक रक्त संबंधित नातेदारी होती है जो अपना खून के होते हैं, ठीक है। ये आप लोग को समझ में होगा। तीसरा, कल्पित नातेदारी, ठीक है। कल्पित नातेदारी वो नातेदारी होता है जो हमारे ना परिवार के होते हैं, न जो हमारा रक्त के होते हैं, न हमारा विवाह के होते हैं, बल्कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को हम गोद ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इस व्यवस्था अनुसार यदि पुत्र ना होने पर कोई व्यक्ति किसी को गोद ले लेता है तो उस गोद लिए गए व्यक्ति के साथ होने वाला संबंध कल्पित होता है, ठीक है। इसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि मान लो कि अगर किसी को लड़का नहीं हो रहा, ठीक है, तो किसी से लड़का को गोद ले लिया, ठीक है, तो वो तो उसका रक्त संबंध नहीं है,
उसका विवाह संबंधित भी नहीं है, तो किसी दूसरे को ले लिया, ठीक है, तो वो भी अब इसका धीरे धीरे नातेदारी ही बन जाएगा, रिश्तेदार बन जाएगा। लेकिन वो कैसा कहलाएगा, तो कल्पित नातेदारी कहलाएगा, ठीक है, कल्पित नातेदारी। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक विवाह संबंधित नातेदारी, एक होता है रक्त संबंधित नातेदारी और एक होता है कल्पित संबंधित नातेदारी, ठीक है। अब देखते हैं नातेदारी के प्रकार, ठीक है, सॉरी नातेदारी का महत्व, यहाँ पे प्रकार लिखा गया, ठीक है। नातेदारी का हम लोग क्या देखेंगे, महत्व, क्योंकि प्रकार तो इसके पहले हम लोग 3 देख लिए, ठीक है। ये है हमारा नातेदारी के महत्व, यहाँ पे प्रकार लिखा गया, सॉरी, नातेदारी के महत्व। फिर नीचे लिखना नातेदारी के निम्नलिखित महत्व है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, तो मानसिक संतुष्ट। देखो, नातेदारी के ज्ञान से व्यक्तियों को मानसिक संतुष्ट प्राप्त होता है, साथ ही व्यक्ति स्वयं को अकेला नहीं समझता, उसका भी कोई अपना है ऐसा एहसास होता है, अपने मस्तिष्क में होता है, ठीक है। मानसिक संतुष्ट का मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे हमारे मामी पापा होते हैं, चाचा चाची होते हैं, हमारा मामा मामी होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के हमारा परिवार होता है, मतलब नातेदारी होते हैं, रिश्तेदार होता है। इससे हमारा मानसिक को संतुष्ट मिलता है कि हमें अकेला नहीं, हमारे साथ और भी हमारे घर परिवार वाले जुड़े हुए हैं, हमें वो साथ देंगे, इससे हमारा मन में संतुष्टि मिलता है, ठीक है। दूसरा आर्थिक सहयोग। आर्थिक का मतलब होता है हमें जब भी कोई चीज़ों का पैसा वगैरह का जरूरत होता है, आर्थिक संकट होता है, तो हमें परिवार वाले मदद करते हैं, सिंपल सी बात है। तो सदस्यों का आर्थिक सहयोग प्रदान करने में भी नातेदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नातेदारी व्यक्तियों को आर्थिक संकट से उबराती है। अगर हमें पैसों की कमी आ जाता है तो हमें फैमिली वाले क्या करते हैं, देते हैं। तीसरा, विवाह तथा परिवार के क्षेत्र में महत्व। देखो, विवाह और परिवार के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समाज में विवाह का स्वरूप उस समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है कि कैसे विवाह करना नहीं करना वो समाज के द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है। व्यक्ति कितने विवाह कर सकता है, किस पद्धति से करे, कौन से विवाह समाज द्वारा मान्य है, कौन सा मान्य है, इस सभी प्रश्नों के उत्तर नातेदारी व्यवस्था में ही ढूंढे जा सकते हैं। देखो, आप मान लो कि अभी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या समाज को पूछने जाएंगे कि हमको विवाह कितना करना नहीं करना है, ठीक है, किस प्रकार से चलना नहीं, वो आपको घर परिवार से मिल जाएगा, वो आपके रिश्तेदारी वालों से मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार बनने की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि विवाह किस प्रकार से होना चाहिए, परिवार किस प्रकार से चलता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं विवाह और परिवार के क्षेत्र में भी हमें नातेदारी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि नातेदारी में क्या करते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि विवाह कैसे करना है, परिवार कैसे चलाना है। एक कौन बताते हैं, नातेदारी वाले बताते हैं, नहीं रिश्तेदार वाले बताते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको क्या करना, ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया विवाह तथा परिवार के क्षेत्र में महत्व। उसके बाद हम लोग चलेंगे चौथा पॉइंट, वंश उत्तराधिकारी एवं पदाधिकारी का निर्णय। देखो, नातेदारी व्यवस्था वंशावली निर्धारित करती है तथा बताती है कि परिवार या कुल की संपत्ति कौन दावेदार हो सकता है। मृतवंशीय या तथा पितृवंशीय परिवार में उत्तराधिकारी के भिन्न भिन्न सामाजिक नियम होते हैं। देखो, कहने का मतलब ये वंश उत्तराधिकारी एवं पदाधिकारी, मतलब कि अगर हमारे रिश्तेदारी का कोई व्यक्ति का उस पर अधिकार किसका है, उस पर कौन अधिकार जमा सकता है, इसका भी हमें पता चलता है रिश्तेदारों से, संबंधों से, नातेदारी से ही पता चलता है, ठीक है। कुछ समाज में मातृवंश से ये होता है कि अगर मान लो कि वहाँ का जमीन वगैरह पर अधिकार, सब चीज़ पर अधिकार माता का होगा, तो कुछ समाज में ऐसे है कि वहाँ का जो अधिकार है वो किसका होगा, पिता का होगा। तो ये समाज पर डिपेंड पड़ता है, नहीं कि वहाँ के रिश्तेदारों पर पता चलता है, नातेदारियों पर डिपेंड पड़ता है, ठीक है, कि वहाँ का उत्तराधिकारी या तो फिर पदाधिकारी कौन होगा। उसके बाद पाँचवा, समानता और स्नेह संबंधों के लिए। देखो, हमारे क्या होता है, रिश्तेदार में समानता बना रहता है, मतलब समानता का भाव सभी के साथ बराबरी होता है, और स्नेह बना रहता है। स्नेह का मतलब था प्यार बना रहता है सभी परिवार में, ठीक है, ठीक है। तो नातेदारी व्यवस्था समानता के भाव का संचार करती है और एक दूसरे के प्रेम संबंधों से मधुरता लाने में सहयोग आती है, ठीक है। ये हमारा रिश्तेदारी से ही बनता है, बाकी किसी से नहीं बनता, ठीक है। छठा, मानव को सामाजिक प्राणी बनाता है। देखो, मानव को सामाजिक प्राणी बनाता है। हम बच्चे थे, हम बड़े हुए, हमें समाज में रहने के लिए कौन सिखाए, हमारे घर वाले, रिश्तेदार वाले सिखाए, ठीक है। जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही वो असामाजिक होता है, ठीक है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। नातेदारी के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए धीरे धीरे उसको सामाजिक संबंधों का ज्ञान होने लगता है। नातेदारी की रीतियों, प्रथाओं, मान्यताओं और विश्वासों के अनुरूप वह स्वयं को ढालने का प्रयास करता है और उसी रूप में वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता है और समाज के साथ मिल जाता है, ठीक है। सातवां एंड लास्ट पॉइंट हमारा सामाजिक सुरक्षा। समाज में रहते हुए व्यक्ति अनेक संस्थाओं का सदस्य बन जाता है, उसकी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, किंतु उसे सुरक्षा की गारंटी जितनी नातेदारी में मिलती है उतनी और कहीं नहीं मिलता। देखो, सामाजिक सुरक्षा का मतलब हो गया कि अगर हम सुरक्षा हमें अगर सुरक्षा मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा आपको दे रहा है घर वाले, आपके परिवार वाले,
ठीक है, वो आपको सुरक्षा दे रहा है। आप लोग देखते होंगे कहीं कि चलो अगर कहीं लड़ाई होगा ना तो हम बुला लेंगे, अपने जीजा जी को बुला लेंगे, या तो फिर अपने मामा जी को बुला लेंगे, या तो फिर मैं अपने भाई को बुलाऊंगा, या तो चचेर भाई को बुला लूंगा, देखते हैं हमको कौन मार पीट पाएगा। ठीक है, समाज भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन समाज से भी सबसे ज़्यादा सुरक्षा आपका घर वाले करते हैं, आपके रिश्तेदारी वाले करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ सुरक्षा की गारंटी देते हैं आपके नातेदारी वाले, आपके रिश्तेदारी वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।